Now, cooperation. What do you understand by cooperation? Abhishek. कोऑपरेशन से क्या समझते हैं? अभिषेक, कोऑपरेशन से क्या समझते हैं? देखिए, कोऑपरेशन का सिंपल मतलब होता है मिलजुल कर काम करना। ठीक है, कोऑपरेशन का इन जनरल भी कहीं भी मतलब होता है मिलजुल के काम करना। और इकोनॉमिक्स में अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी आपस में मिलजुल के किया जाता है तो उसको हम कोऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, आपने देखा भी कल कि कोऑपरेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच 2 or more than 2 persons according to their wishes try to meet economic interest on the general level। यानी जब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग अपनी अपनी इच्छा से, किसी को ज़बरदस्ती नहीं, जब अपनी अपनी इच्छा से मिल के एक काम करते हैं ताकि सभी अपने अपने जो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं, यानी उनके इकोनॉमिक जो अपने बेनिफिट के लिए, फ़ायदे के लिए, ठीक है, तो वो एक संगठन ऑर्गेनाइज होके एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करते हैं, तो उसे हम कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव कहते हैं। तो इस कोऑपरेशन कंसेप्ट का यूज़ किया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पुअर पीपल, द ऑर्डिनरी पीपल, क्योंकि जिसके पास रिसोर्सेज है उनको दिक्कत नहीं आती है, उनको जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास पैसा है, उसको बैंक भी लोन देने के लिए तैयार है, गवर्नमेंट भी उसके लिए काम करने, हर कोई उसके लिए काम करने के लिए तैयार होता है। तो दे डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम, बट दोज हु डू नॉट हैव रिसोर्सेज, जो सामान्य जनता है, गरीब जनता है, so those who do not have much resources, they find a problem। तो ऐसे में शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज, लोग मिलजुल के, जैसे मैंने उदाहरण आपको कल दिया था, एग्जाम्पल दिया था कि अब एक गांव है, वहाँ कुछ गरीब किसान हैं और वो चाहते हैं कि हम अपनी खेती बाड़ी अच्छे से करें, तो हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना अपना ट्रैक्टर खरीद सकें, अपना अपना मोटर पंप सेट खरीद सकें, या अपना अपना और तरह की मशीनें या और बाकी चीज़ें किसी भी तरह की खरीद सकें। एक बड़ा किसान है जिसके पास अच्छा पैसा है, वो अपना खरीद सकता है इंडिविजुअल और अपना ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकता है, लेकिन छोटे किसान, स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, दे कैन नॉट डू सो। तो it is a very good way that if they combine together, if they join together to buy these resources, और होता भी है गांव में, तो वो अगर मिल के, अब 10 लोग चाहे 10 लोग मिल के एक ट्रैक्टर खरीद लिया, या और टिलिंग मशीन, पावर टिलर, या और कोई इस तरह का जो भी मशीन है, या दवा छिड़कने वाला मशीन है, मोटर पंप है, तो अगर मिल के खरीद लिया और उसका मिल के इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो एक खरीदने का कॉस्ट है वो क्या है, 10 लोगों में बट गया आज, तो बहुत ज़्यादा एक को बोझ नहीं लगा।
एक को खरीदना पड़ता तो उस पर बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता। लेकिन जब 10 लोग या उससे ज़्यादा लोग मिल के खरीदते हैं तो उन पर बोझ कम हो जाता है और सब लोग उसको एक एक करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो when with mutual फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन, है ना, जब हम कोई भी काम करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, इट इज कॉल्ड कोऑपरेशन और कोऑपरेटिव। और यहाँ देखिए प्रिंसिपल होता है ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल, यानी एक के लिए सब और सबके लिए हर एक। मतलब है कि किसी एक व्यक्ति की भी ज़रूरत है कोई, तो उसके लिए जितने भी इस कोऑपरेशन में लोग मेंबर्स होंगे वो सारे उसके कोशिश करेंगे उसकी समस्या को दूर करने। और दूसरी तरफ हर व्यक्ति, हर मेंबर को सबके जो इंटरेस्ट, सबका जो कॉमन फायदा है, हित है, उसके लिए डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। तो इस तरह से कोऑपरेशन अच्छे से चल पाता है, सक्सेसफुल हो पाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा राज्य की बात करें या हमारे देश की बात करें, we see that there are large number of small and marginal farmers. So if they are engaged in same type of activity, that is agriculture, then they can use the principle of cooperation to develop their agriculture. तो इस तरह से हमारे राज्य के डेवलपमेंट में ये काफ़ी मदद कर सकता है, क्योंकि हमारा राज्य आप पढ़े कि जिसमें more than 2/3 of the people are involved in agriculture. So and there are a lot of people, large percentage of farmers are small farmers and marginal farmers. That means they have less than 2 acres of land, 2 hectares. So they can use this. और गांव में होता भी देखेंगे कि किसान जो होते हैं गांव के, तो वो क्या करते हैं कि कोई भी जैसे है, कोई रेंट पर ही आया है, जैसे मान लीजिए वो क्या करते हैं, कोई हार्वेस्टर है जैसे वो रेंट पर ले आए, तो हर कोई उसको एक एक दिन करके अपना अपना यूज़ कर लिया। तो हार्वेस्टर का जिसका कि रेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ख़रीदना तो बहुत महंगा होता है खरीद, लेकिन रेंट पर भी लाते हैं तो रेंट भी काफ़ी होता है। तो उसको जो है अगर सब लोग उसको मिल के यूज़ कर लिए तो उसमें रेंट काफ़ी कम हो जाता है एक व्यक्ति पर, और उसका अच्छे से कटाई भी हो जाती है। तो वो रेंट पर भी मिलती हैं सारी चीज़ें, तो उनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं मिलजुल के। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। अब इस कोऑपरेशन के क्या इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं या इसमें मुख्य बातें क्या होती है, क्या ध्यान रखना होता है। देखिए, देयर आर 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत होते हैं। फर्स्टली, द मेंबरशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑप्शनल, यानी कि इस कोऑपरेशन में जुड़ना ये लोगों की इच्छा पर होता है। ये ज़रूरी नहीं कि किसी को जुड़ना है, यानी कोई इसमें फोर्स नहीं होता है।
कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल कि भाई जो जुड़ना चाहें वही इससे जुड़े, अपनी इच्छा से जुड़े, तो इट इज ऑप्शनल। फर्स्ट थिंग, people generally become members of their organization according to their desire. There is no external pressure or binding on them. कोई उन पर कोई बाहरी दबाव नहीं होता है, कोई मजबूरी नहीं होता है कि ज्वाइन करना ही, इच्छा हो तभी ज्वाइन करना है, क्योंकि तभी वो कर भी पाएंगे ठीक से काम। देयर इज, हाँ, सेकेंडली इट्स मैनेजमेंट एंड कंडक्शन इज डेमोक्रेटिक। दूसरा प्रिंसिपल है कि उसका जो मैनेजमेंट और उसका ऑपरेशन कैसे वो चल रहा है वो डेमोक्रेटिक होगा, नहीं सबकी राय सलाह से हो। डेमोक्रेसी में जिस तरह होता है कि सबकी और उसमें मेजॉरिटी का राय लिया जाएगा, यानी कि मान लीजिए कुछ लोगों का राय अलग है, कुछ लोग का राय अलग है, तो उसमें जो ज़्यादा लोगों का जो राय होगा वो किया जाएगा, तो डेमोक्रेटिक तरीका होगा काम करने। There is no discrimination among the members because of capital, states और any other basis। यानी यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है कि किसने ज़्यादा पैसा लगाया है, कोई कहाँ का है, या और किसी बात को लेकर, सभी बराबर होते हैं, सभी मेंबर्स एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं, किसी तरह का भेदभाव नहीं। ये दूसरा प्रिंसिपल। ऑल आर ट्रीटेड इक्वली एंड ऑल अवेल द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। सबको इसमें एक जैसा व्यवहार सबके साथ किया जाता है और सबको एक जैसे अधिकार और अवसर मिलते हैं। थर्डली, it includes moral and social elements in economic objectives। इसके जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स यानी लक्ष्य होते हैं उसमें मोरल और सोशल एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि मोरालिटी से जुड़ा होता है कि आप, अब इसमें है कि क्योंकि जो भी मेंबर्स हैं उनको ही काम करना है, इसमें कोई बाहरी से देखने वाला नहीं कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। तो इसीलिए इसमें हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है जो भी मेंबर्स होते हैं, और सामाजिक जिम्मेदारी यानी कि समाज के लोगों से जुड़ा होता है। तो इसलिए उन पर इस तरह का अपने आप में एक जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि न मोरली या सोशली उनको ऐसा कोई भी गलत काम करना है, क्योंकि इसमें कोई बाहर से देखने सुनने वाला नहीं कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ये जो लोग जुड़े हैं उनका अपना इच्छा से बना हुआ एक चलने वाला, उनकी इच्छा से चलने वाला संगठन है। तो इसमें उनकी अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपने समाज के हिसाब से उनको इसमें काम करना होता है कि ताकि जिसमें सबका फायदा हो, ऐसा काम नहीं करे जिसमें किसी का नुकसान हो। तो सबके फायदे के लिए हर किसी को काम करना होता है और किसी एक के लिए भी सबको उसमें उसकी समस्या के लिए डेडिकेटेड होना होता है। इट फंक्शंस नॉट ओनली फॉर अर्निंग प्रॉफिट बट ऑल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स फ्रॉम मोरल एंड सोशल एस्पेक्ट। तो क्योंकि ये कोऑपरेशन जो चलता है, कोई भी कोऑपरेटिव जो चलता है वो सिर्फ फायदा कमाने के लिए नहीं चलता है, बल्कि जो भी उसके मेंबर्स हैं उनके हितों के लिए, उनके फायदों के लिए भी होता है, और उनके जो है, जो उनकी मोरालिटी है या जो उनका सोशल एस्पेक्ट उसके लिए भी होता है, सामाजिक पक्ष के लिए भी होता है। यानी इसमें खाली एक फायदा कमाना ही लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि मान लीजिए हो सकता है कुछ समाज के भला करने के लिए
या जो कोई मेंबर है उसका कोई फ़ायदा है, उसका कोई सोच है, वो कुछ सोचता है उसके लिए उसको पूरा करने के लिए, तो इसमें खाली एक हम फ़ायदा ही नहीं देख के काम कर सकते कि हाँ जिसमें ज़्यादा फ़ायदा हो, बल्कि जो इसमें मेंबर्स होते हैं उनकी सोच को भी हमें एक दूसरे को समझते हुए, या जिसके लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनके फायदे को देखते समझते हुए काम करना होता है। Its objective is not to be rich by exploiting others, but to enhance profit and economic prosperity of people and groups of people through self-help and mutual cooperation. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बहुत ध्यान से समझिए कि इट्स ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू बी रिच बाय एक्सप्लॉइटिंग अदर्स। कोऑपरेटिव का लक्ष्य ये नहीं होता है कि दूसरों का शोषण करके हम अमीर हो जाए, बट टू एनहांस प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल, कि लोगों का जो फायदा है उसको बढ़ाया जाए और लोगों का जो एक प्रॉस्पेरिटी है, संपन्नता है, उसको बढ़ाया जाए। एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल, यानी लोगों को थ्रू सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन। कैसे? अपने आप की स्वयं मदद करके और एक दूसरे से मिलजुल। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए हम एक कोऑपरेटिव चला रहे हैं 10 लोग मिलकर, तो सबने उसमें क्या किया है कि थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया है और एक अपना पैसा फंड जमा कर रखा है। अब उसमें एक आदमी है, उसको ज़रूरत होता है किसी चीज़ के लिए पैसों की, तो वो कोऑपरेटिव के फंड से वो पैसा उधार ले सकता है। तो कोऑपरेटिव मिल के एक छोटा बैंक चला सकते हैं या छोटा, और उसमें जो उसके मेंबर्स हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा, जैसे मैंने बोला किसी की बेटी की शादी है, उसको पैसे चाहिए तो उसको दिया जा सकता है, उससे बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट लेके, ताकि इंटरेस्ट इसलिए लिया जाए ताकि फ़ायदा हो। सब लोग मिल के काम कर रहे हैं तो फ़ायदे के लिए ही कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट तो लिया जाए, लेकिन इतना ही लिया जाए जिससे कि न उस पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़े और न हमें खाली पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे का शोषण कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उसको सुविधा दे रहे हैं तो उससे कुछ ब्याज लेंगे और कम से कम उसका जो ज़रूरत है वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से कि यानी कि हम अपनी जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनकी मदद हम स्वयं करें। हमको उसके लिए नहीं कि मेरा कोई मेंबर है कोऑपरेटिव का और उसको कोई ज़रूरत है तो उसके लिए उसको बैंक के पास जाना पड़े या किसी और के पास जाना पड़े, बल्कि कोऑपरेटिव ही उसकी मदद करेगा और जो है आपस में मिलजुल के काम करके हम सभी मेंबर्स का, जो भी मेंबर्स हैं उनका हम डेवलपमेंट करते हैं। इस तरह से कोऑपरेटिव काम करते हैं। तो हमने देखा यहाँ 3 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल था कि मेंबरशिप जो है वो ऑप्शनल होता है, जिसको मन है वो ज्वाइन करेगा, कोई बाहरी दबाव नहीं, अपने मन से ज्वाइन कीजिए, मेंबर बनिए। नंबर 2, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होता है, सभी बराबर होते हैं। और नंबर 3, ये जो है विदाउट एक्सप्लॉयटेशन डेवलपमेंट ऑफ द मेंबर्स के लिए काम करता है, बिना किसी का शोषण किए
और मेंबर्स का भी डेवलपमेंट हो, मिलजुल के उस पर काम। ये 3 प्रिंसिपल्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन इन इंडिया। अब ये देखिए, ये जो है आपको सीधा सीधा ये मेंस का आपको आंसर मिल रहा है। बिहार के डेवलपमेंट पर या एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पर आपको मेंस में क्वेश्चन आएगा और उसमें ये सब आपको लिखना होगा। ठीक है, देखिए, एट द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट सेंचुरी the emphasis was given on the establishment of cooperative societies for the poor and weaker sections of people and to make them available loans at cheaper rate of interest। कहा जा रहा है कि पिछली सेंचुरी यानी शताब्दी के शुरुआत में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, जिससे कि गरीब कमज़ोर लोगों को जो है उनकी मदद किया जा सके और उनको कम ब्याज पर लोन, उधार, कर्ज वगैरह दिया जा सके इनके द्वारा, कोऑपरेटिव के द्वारा। फॉर द फर्स्ट टाइम, और देखिए सबसे बेसिक कोऑपरेटिव का काम यही होता है, अगर और कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो पैसे ब्याज पर देना। तो करते क्या है कि 10 लोग मिल गए आपस में, सब लोग कुछ कुछ पैसा लगाए और एक अपना फंड बना दिए। अब उससे जो है जो भी मेंबर्स हैं उनको जब ज़रूरत हो रहा है तो उससे कुछ पैसा उनको उधार दे दिया जा रहा है और उनसे कुछ थोड़ा ब्याज लिया जा रहा है, और जब उनको पैसा हो रहा है वो चुका दे रहे हैं। इस तरह से कम जो सबसे सिंपल फंक्शन है कोऑपरेटिव का वो है कि एक छोटा सा बैंक की तरह काम करना अपने मेंबर्स के लिए, या कोई और भी अगर उसमें बाकियों को भी, आप बाहरी लोगों को भी लोन देना चाहते हैं कुछ लोगों को, तो वो दिया जा सकता है। तो कम से कम है कि पैसा अवेलेबल हो पाता है ज़रूरत पर, क्योंकि एक के पास ज़रूरी नहीं कि अपना पैसा हो, लेकिन सब मिल के अगर अपना फंड कुछ कुछ लगाते हैं तो उसमें हम किसी को भी आराम से उसमें समय पड़ने पर लोन दिया जा सकता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1904 कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी वॉज इनैक्टेड। 1904 में ये पहला कानून बना था, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाने के लिए, अकॉर्डिंग टू विच 10 persons ऑफ विलेज और सिटी टुगेदर कैन एस्टैब्लिश कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। यानी कि एक कानून बना था 1904 में, जिसके तहत 10 या 10 से ज़्यादा लोग, चाहे वो गांव के हों, शहर के हों, मिलजुल के एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी यानी कि उधार देने वाला कोई संगठन बना सकते थे, जो बैंकिंग की तरह लोगों को उधार वगैरह दे सके। In 1912, one more act was enacted to bring about improvement in the process of working and expansion of cooperative societies established under Act of 19। फिर 1912 में दूसरा कानून बना जो इसके कामकाज में सुधार करने के लिए था, ताकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनाने के लिए एक्ट बना, कानून बना था 1904 में, उस कानून के तहत जो बने थे उनको और फैलाया जा सके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को उनको और बड़ा किया जा सके और उनका कामकाज में सुधार लाया जा सके। उसके लिए दूसरा कानून बना 1912। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू एक्ट, provision was made for establishment of cooperative societies for fulfillment of other objectives other than loans। तो अब देखिए, अब जो नया कानून बना 1912 में, 1904 में जो बना था कानून, उसके तहत लोग जो है सिर्फ क्रेडिट यानी उधार वगैरह देने के लिए कोऑपरेटिव बना सकते थे। 1912 में जो बना कानून, उसमें उधार वगैरह देने के अलावा दूसरे कोई काम के लिए भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जा सकता था। एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेकिंग केयर ऑफ प्राइमरी सोसाइटी।
और एक उसके लिए संगठन भी बनाया जा सकता था जो इन प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की देखभाल करता। Immediately in 1914, McLagan Committee was appointed for evaluation of its progress and to determine the framework of its future development. तो एक मैक्लागन, चूंकि ये उस समय की बात है जब यहाँ ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो मैक्लागन कमेटी बनाई गई थी ताकि वो कोऑपरेटिव्स का कामकाज को देखभाल कर सकें, जांच कर सकें और इसका आगे चल के कैसे विकास किया जा सकता है उसको समझ सकें। इन 1919 अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल रिफॉर्म, यानी 1919 की हम बात कर रहे हैं जबकि क्या आया था, मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो आए थे 1919, तो उन्हीं रिफॉर्म्स के तहत जो बना था। इन 1919 अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल रिफॉर्म कोऑपरेशन बिकेम ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब इसमें क्या था कि जो कोऑपरेटिव्स का देखरेख करना था, उनके लिए जो नियम कानून बनाना था, ये जो है पहले आता था, ये जो है सेंट्रल इंपीरियल जो मतलब गवर्नमेंट, यानी कि जो वहाँ सरकार था उसके, यानी कि जो ये होते थे गवर्नर्स होते थे उस समय, उनके कंट्रोल में होता था। ठीक है, तो उस समय अगर आप ध्यान देंगे, रिवाइज करेंगे, तो उस समय 1919 में जब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बने थे तो उसमें क्या है कि इनको कोई अधिकार नहीं होता था, जो मेंबर्स होते थे उनको, काउंसिल्स, प्रोविंशियल काउंसिल्स, उनको खाली पूछने का, बोलने का अधिकार होता था, बाकी कुछ नहीं होता था। तो उसके बाद उसमें कुछ रिजर्व्ड और कुछ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स बनाए गए थे, यानी कुछ विषय थे जो गवर्नर और सरकारी अधिकारियों के पास ही रहते, रिजर्व्ड, उन पर कोई दूसरा नहीं कोई कर सकता था, और कुछ जो सब्जेक्ट्स थे वो दे दिए गए थे बाकी लोग की, वो भी कर सकते हैं, जो लोग काउंसिल के मेंबर हैं, यानी उन पर ये कानून बना सकते थे काउंसिल। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1919 में जो सुधार हुआ उसमें कोऑपरेटिव का सब्जेक्ट भी जो है वो प्रोविंशियल काउंसिल्स के पास ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के रूप में आया, उसमें कानून वो बना सकते थे। So its administration went in the hands of the government। तो इसका जो देखरेख करना है वो लोकल गवर्नमेंट के पास हाथ में चला गया। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929 स्टॉप्ड इट्स डेवलपमेंट। उसके बाद उस समय भी दुनिया में 1929 में एक बहुत बड़ा आर्थिक मंदी आया था, जिसको हम कहते हैं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये 29 से शुरू हुआ था और लगभग 30, 33, 34 तक 4-5 साल चला था, और इसका कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1914 से 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चला था, उसके कारण इतना नुकसान हुआ था जिसके कारण सभी देशों की इकोनॉमिक चौपट हो गई थी, और उनका यहाँ इकोनॉमिक प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता चला गया था, रुक गया था, और इसलिए पूरे दुनिया भर में बड़ी हालत खराब हो गई थी आम जनता की, जो क्योंकि खाने को कुछ मिलता नहीं था, क्योंकि प्रोडक्शन बंद हो गया था, लोगों के पास पैसा नहीं था खरीदने के लिए। ये मैं अमेरिका का बात बता रहा हूँ। तो उसको कहा गया वहाँ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, और जिससे वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट,
उन्होंने निकाला था आर्थिक मंदी से देश को, और ये पूरे दुनिया में था। तो इस कहा गया कि इस डिप्रेशन के कारण हमारे यहाँ भी कोऑपरेटिव्स का डेवलपमेंट रुक गया, क्योंकि फंड्स नहीं थे, सरकार के पास फंड्स नहीं थे, तो डेवलपमेंट कहाँ से हो। बट इन 1935 आरबीआई वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। 1935 में भारत में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ? 1935 में। अंडर इट वन एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट वॉज इस्टेब्लिश्ड which functions for advancing economic help for agricultural development and giving important suggestions। तो आरबीआई के तहत में एक डिपार्टमेंट बनाया गया जो कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए काम करता था, और उसके एग्रीकल्चर के लिए जो उसको डेवलपमेंट करने के लिए सुझाव वगैरह देता था। Cooperative banks meet the financial requirement of cooperative societies, which function at 3 steps, which is shown in the box। तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को पैसा प्रोवाइड करने का काम करते हैं ताकि वो ठीक से काम कर सके। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है, ये कोऑपरेटिव बैंक्स जो है, जो आपने पढ़ा था कि 3 लेवल पर काम करते हैं, गांव के लेवल पर, जिला के लेवल पर और राज्य के लेवल पर। तो जब गांव के लेवल पर उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, जिला स्तर पर हो जाता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और स्टेट के लेवल पर हो जाता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो ये जो हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लोन वगैरह देने का, पैसे प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और उससे हर कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना अपना काम करती है। नाउ इट्स रोल इन डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। देखिए, इतना इसलिए डिटेल में टॉपिक दिया जा रहा है क्योंकि हमारे राज्य के लिए, या हमारे जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कोऑपरेटिव्स के कारण ही हुआ है, ठीक है। या कई स्टेट्स हैं, यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, बहुत सारे स्टेट हैं, मध्य प्रदेश। तो कोऑपरेटिव्स ने बहुत ये किया है, पहले इस पर बहुत फोकस किया गया, तो इसीलिए आज बिहार में भी कहा जा रहा है कि हम कोऑपरेटिव से काफ़ी डेवलपमेंट कर सकते हैं। देखिए अब है इट्स रोल इन डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। बिहार इज अ बैकवर्ड स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए, अब ये बात कहना बहुत हद तक ठीक नहीं होगा, लेकिन चलिए। तो बिहार जो है हमारे देश का एक बैकवर्ड, पिछड़ा हुआ राज्य है, आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली। बिफोर डिवीजन ऑफ बिहार, इट्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज वर एनॉर्मस। बिहार के बंटने से पहले इसके पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज था, क्योंकि जो छोटा नागपुर प्लेटू है पूरा, वो रिसोर्सेज से भरा हुआ इलाका, बहुत ज़्यादा उसमें रिसोर्सेज। लेकिन हमने क्या किया, हमारे नेताओं ने क्या किया कि झारखंड को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, आदिवासियों का शोषण किया, उनको टॉर्चर किया, उनकी ज़मीनें हड़पी। तो नतीजा क्या हुआ कि वो लोग अलग राज्य की मांग करने लग गए, और
अलग राज्य का बंटवारा हो गया और उसके नतीजे में क्या हुआ, जितना हमारा रिसोर्स था, जितना इंडस्ट्रीज था, सब चला गया झारखंड में। अब घंटी बजाइए। तो बुरे काम का बुरा नतीजा। अगर हमारे नेताओं ने, अधिकारियों ने आदिवासियों को नहीं सताया होता, उनका भी डेवलपमेंट किया होता, तो आज साथ में होते बिहार झारखंड, और हमारे इंडस्ट्रीज का हमारे पास स्कोप होता, रिसोर्सेज होता हमारे पास इतना। लेकिन वो सब चला गया। अब कोई रिसोर्स हमारे पास नहीं के बराबर है। और झारखंड में क्या हुआ कि अलग बट गया, आज वहां लूट चल रही है जब से झारखंड बटा है, क्योंकि वो तो रिसोर्सेज से भरा हुआ राज्य है। तब जो वहाँ के नेता हैं, वहाँ के लोग हैं, जो बिजनेसमैन, उनको खुला मिल गया है, अपना लूट हो रही है वहाँ। तो सब नेता अपना अपना जेब भर रहे हैं। वही आदिवासियों के ही नेता हैं, सब आदिवासियों का शोषण करके अब वो अपना जेब भरने में लगे हुए हैं सब। तो डेवलपमेंट कुछ कहने को रांची का हो रहा है, कुछ शहरों का, जमशेदपुर का हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर पैसा वहाँ के नेताओं द्वारा है। तो हमारी ही गलती है भाई, हम ना उनको सताते, ना अलग राज्य की मांग करते, और ना हमारा सारा इंडस्ट्री, सारा रिसोर्स चला जाता अलग। अब आप खेती पर डिपेंडेंट है, खाली खेती में कितना फ़ायदा है, खेती करते रहिए बिहार के लोग। खैर, तो कहने का मतलब है कि जितने हमारे रिसोर्सेज थे वो चले गए झारखंड में। That part of the land where natural resources were mostly concentrated after the division of state went to Jharkhand. तो वो जमीन का हिस्सा जहाँ ज़्यादातर रिसोर्सेज भरे हुए थे, वो सारा जमीन चला गया झारखंड में। As consequence, in the rest part of Bihar, the agricultural land is only resource. अब जो बिहार बच गया उसमें बस खेती लायक जमीन ही एक रिसोर्स है, दूसरा कोई रिसोर्स नाम मात्र को या नहीं है। बस जमीन खेती की बढ़िया है, खेती करते रहिए। %80 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बिहार डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो नतीजा है कि हमारा आज का जो बिहार है उसमें 80% पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। हेयर एग्रीकल्चर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मानसून, और हमारे राज्य में मानसून जो है, ये एग्रीकल्चर जो है वो मानसून पर डिपेंडेंट है कि मानसून आएगा, बारिश होगी। जनरली इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड एज गैम्बल। तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में पैसा लगाना किसी भी तरह का वो एक जुआ माना जाता है, कि जुआ है, हो सकता है जीत जाओगे, हो सकता है डूब जाएगा पैसा, इतना रिस्क है। Because agriculture is the main basis of livelihood of Bihari people, so even in economic deprivation, farmers and laborers of Bihar are forced to spend on agriculture. कहा जा रहा है क्योंकि हमारा मेन जो हमारा एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर ही है, तो कितनी ही गरीबी आए, कितना ही कष्ट आए, हमें खेतीबाड़ी पर तो खर्च करना ही पड़ता है, क्योंकि खाएंगे कैसे? खाना तो है, जिंदा तो रहना है, चाहे पैसे हो चाहे नहीं, जितने हो उतने ही खर्च तो आपको खेतीबाड़ी पर करना ही है, मजबूरी है, क्योंकि दूसरा काम ही नहीं है ज़्यादातर लोग के पास। स्पेशली इन बिहार, पैडी हार्वेस्टिंग, फ्रैग्रेंस स्टिक प्रोडक्शन, बीड़ी प्रोडक्शन, shoes and brick construction etc. are important employment opportunities which are run with the help of cooperation. तो बिहार में खेती बाड़ी को छोड़ के क्या काम है? पैडी हार्वेस्टिंग यानी धान की फसल लगाना,
उसकी कटाई करना। फ्रैग्रेंस स्टिक प्रोडक्शन, अगरबत्ती बनाना, धूप अगरबत्ती सब। बीड़ी प्रोडक्शन, बीड़ी बनाना। शूज एंड ब्रिक कंस्ट्रक्ट, शूज क्योंकि जानवर हैं, जानवर हम लोग रखते हैं तो मरते हैं तो उनका चमड़ा से तो जूते वगैरह बन सकते हैं, शूज इन। एंड ब्रिक कंस्ट्रक्शन, और ईंट के भट्ठे, ईंट के भट्ठे आपको हर जगह देखने को मिल जाए। तो यही जो है कामकाज जिसमें इन लोगों को रोजगार मिलता है, और ये भी जो है कोऑपरेशन से चलाए जाते हैं, कोऑपरेटिव की तरह चलाए जाते हैं। फॉर दिस कोऑपरेटिव बैंक लोन्स आर मेड अवेलेबल एट द स्टेट लेवल, और इन सब के लिए स्टेट लेवल पर जो बैंक है वो पैसा देता है। बिकॉज ऑफ दीज कोऑपरेटिव बैंक्स एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट एट विलेज लेवल। तो ये जो बैंक हैं जो लोगों को लोन दे रहे हैं काम करने के लिए, इनके कारण गांव में रोजगार बढ़ा है। Wherever these types of employment opportunities exist, their effect on the people of that place is observed। तो जहाँ भी इस तरह के रोजगार के मौके हैं कि कहीं भट्टे में काम करना है, कहीं जूता बनाने में काम करना है, कहीं बीड़ी बनाने में फैक्ट्री में काम करना है, कहीं अगरबत्ती, तो ये सब काम में जो भी जहाँ भी लोग लगे हुए हैं तो उनका उसका फ़ायदा देखने को मिलता है। उनका आप देख सकते हैं कि उनका जीवन का स्तर, जो रहने सहने का स्तर वो हाई होता है, क्योंकि पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं तो खुश रहते हैं। कॉन्सिक्वेंटली पर कैपिटा इनकम इज इंक्रीजिंग, तो इससे जो है क्या हो रहा है कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ रहा है। एंड द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इज ऑल्सो, और उससे लोग भी खुशहाल हो रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा कि कोऑपरेटिव किस तरह हमारे राज्य के विकास में मदद कर रहे हैं और मदद कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसे हिंदी में कहते हैं स्वयं सहायता समूह। तो देखिए, जिस तरह से कोऑपरेटिव होते हैं उसी तरह से ये भी होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखिए, इसको समझिए, नाम क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ग्रुप फॉर सेल्फ हेल्प, यानी ऐसा ग्रुप जो अपनी मदद आप करता है। तो वो भी तो कोऑपरेटिव भी तो वही है। तो ये नए समय का समझ लीजिए कोऑपरेटिव है। और जहाँ कोऑपरेटिव ज़्यादातर खेतीबाड़ी के लिए बनते थे, एग्रीकल्चरल पर्पस और क्रेडिट पर्पस के लिए, वहाँ ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये बाकी और दूसरे कामों के लिए बनते हैं। बस इतना ही फर्क। कोऑपरेटिव मेनली एग्रीकल्चर में बनते थे या क्रेडिट देने के लिए बैंकिंग का काम करते थे गांव के लेवल पर या जिला और राज्य के स्तर पर। वहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप भी उसी तरह से बनता है, बस ये दूसरे काम और बाकी सब काम करता है। देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी ऐसा ग्रुप जो सेल्फ हेल्प, अपनी मदद करने के लिए खुद बनाया गया है। इट्स रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस,
टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का गांव, शहरों और ज़िलों की डेवलपमेंट में क्या उसका रोल होता है, इसको समझेंगे। इन द लास्ट यूनिट we have seen that even today poor families of a country depend mainly on non-institutional sources of loans। तो हमने देखा कि आज भी गरीब परिवार जो हैं किसी भी देश के, वो अपने उधार की ज़रूरतों के लिए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज यानी जो संस्थागत सोर्स यानी बैंक वगैरह को छोड़ के दूसरे सोर्स पर ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि मनी लेंडर है, कोई परिवार है, रिश्तेदार है। तो बैंकों को छोड़ के, क्योंकि गरीब होते हैं तो भाई बैंक पास कहाँ से जाएंगे और बैंक उनको कहाँ से देंगे, भले ही सरकार कितना भी कहता रहे। वो फॉर्मेलिटी करने के लिए ब्रांच भी खोल देते हैं, या आजकल तो हो जाता है कि वो कोई पर्सन को ही, ठीक है, वो ऑथोराइज कर देते हैं कि आप हमारा बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कीजिए। तो छोटा सा ऑफिस खोल लेता है, वही बैंक का काम करता है, वो बैंक का रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम कर लेता है, उसे बैंक मित्र कहते हैं। तो इस तरह से हर बैंक के, आप गांव में मैंने देखा तो ब्रांच खोलना संभव नहीं होता है गांव में, तो उसके लिए कुछ इस तरह के बैंकिंग काउंटर्स खोल दिए जाते हैं, जहां एक छोटा सा ऑफिस बना के कुछ लोगों को ऑथोराइज कर दिया जाता है, वो बैंकिंग लोगों का पैसा जमा लेना और लोगों को जो है पैसा निकालने की सुविधा देना, ये सब काम करते हैं। तो खैर यहाँ यही कहा जा रहा है कि आज भी जो गरीब परिवार हैं किसी देश के, वो अपने उधार ये सब की ज़रूरतों के लिए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ऐसे सोर्सेज पर ही आज भी डिपेंड करते हैं कि गांव का ही कोई आदमी मान लीजिए पैसे देता है ब्याज पर, तो उससे ले लेंगे पैसे। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी इन सम ऑफ द विलेजेस ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द रीजन्स फॉर दिस। और इसका कारण ये भी है कि लोग बैंकों से क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि बैंकों का काम वहाँ होता नहीं है, हर गांव में बैंकों की उनकी सुविधा होती नहीं है वहाँ, तो इसलिए वो बैंकों से नहीं लेते हैं उधार वगैरह। ऑन अदर हैंड sources of non-institutional, for example money lenders and businessmen become ready to advance the loans without any security because of their personal acquaintances on individual level। तो एक तरफ जहां बैंक है वो इसलिए लोग नहीं जा पाते हैं या नहीं जाते हैं क्योंकि वो आपसे सिक्योरिटी मांगता है, गारंटी मांगता है। दूसरी तरफ जो गांव के जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो पैसे उधार देने वाले लोग होते हैं, लाला हो गए, महाजन हो गए और व्यापारी लोग जो हो गए, वो आसानी से लोगों को लोन देने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि वो उनको पर्सनली जानते हैं। बट दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन ये जो हैं महाजन लोग, ये बहुत ऊंचा ब्याज का दर लेते हैं। They don't even complete the return statement and exploit the poor and weak। और वो उनका जो भी बैंकिंग का जो जितना पैसा जमा लिया, पैसा दिया, ये सब का हिसाब किताब पूरी तरह से अच्छे से लिखते भी नहीं हैं और उसके बाद गरीब लोगों का शोषण करते हैं। In recent years, they started using new techniques for giving loans to poor। Out of these, one is based on the organization of small self-help group of poor, especially women, and collection of saving capital। तो इधर के सालों में एक नया तरीका इस्तेमाल हो रहा है गरीबों को लोन देने के लिए, और उसमें एक तरीका है सेल्फ हेल्प ग्रुप
बना के उनको पैसा उधार देने का, खास करके महिलाओं का। अब इसमें जैसे मान लीजिए कोई आदमी जाता है गांव के किसी सूद महाजन के पास या फिर बैंक के पास जाता है कि मैं कोई काम शुरू करना चाहता हूं, मुझे आप इतना लोन दे दीजिए। तो वो कहते हैं कि भाई तुम जो काम करना चाहते हो, तुम एक काम करो, तुम भाई काम अकेले तो करोगे नहीं, और भी लोग करेंगे, तुम एक ग्रुप बना लो अपना, जो लोग मिल के काम करना चाहते हैं। तुम लोग मिल के ऐसे लोग पता करो और उनका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लो, 10 लोग का, 5 लोग का, और उन सबका फिर उन सबको लेके यहाँ आओ तो हम तुम्हारा सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसा दे देंगे। तो पहले जो एक आदमी को पैसा देते थे वो अब जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ही पैसा देते हैं डायरेक्ट। और ख़ास करके ये महिलाओं के लिए ज़्यादा कारीगर होता है, क्योंकि महिलाएं आपस में मिल के अच्छे से काम कर लेती हैं। तो महिलाओं पर ही ज़्यादा फोकस है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ एन, अच्छा यहाँ पर एक और बात है, कलेक्शन ऑफ सेविंग कैपिटल। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या है कि जो भी लोग मेंबर्स होते हैं उनके पास भी अपना थोड़ा थोड़ा पैसा होता है जमा, जो वो किसी इमरजेंसी या किसी कारण से रखे रहते हैं। तो उसको भी सब लोग अपना अपना मिला जुला के तो एक अपना छोटा मोटा फंड बना सकते हैं, जिससे वो कोई काम अपना मिल के कर सकते हैं। नाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप is an optional and institutional association of the people who are equal on social and economic level। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कोऑपरेटिव की तरह ये अपनी इच्छा से बनाया हुआ एक एसोसिएशन होता है, यानी एक संगठन होता है, जिसमें हर कोई एक जैसा बराबर होता है। उनको ये नहीं देखा जाता है कि भाई ये मेंबर अमीर है, ये मेंबर गरीब है, ये कम पैसे वाला है, ज़्यादा पैसा, कोई भेदभाव नहीं होता है। दिस इज ऑपरेटेड बाय रूल्स एंड फंक्शंस एफर्टलेसली फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, उनके तहत में काम करते हैं। दिस इज हेल्पफुल इन सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ एंड हेल्प्स इन कंट्रोलिंग देयर लाइफ इन ए बेटर वे। तो इससे एक गरीब जनता के भी आम जिंदगी के जो उसकी ज़रूरतें हैं छोटी बड़ी, वो इससे पूरा की जा सकती है। हाँ अभिषेक बता रहे, देखिए फिर नीचे बॉक्स में एक दिया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज इन फैक्ट an informal group of 15 to 20 persons, basically women of a village, who fulfill the needs of their family with their savings to short-term loans from banks and contribute towards the development of villages and women empowerment through development activities। तो जनरली इसमें महिलाओं को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। 15 से 20 कम से कम महिलाओं का ग्रुप बनाया जाता है, उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम दिया जाता है। और वो क्या है कि अपना थोड़ा थोड़ा पैसा लगाती हैं, मिला जुला के सबको कुछ कुछ पैसा जमा करना होता है, और उस पैसे से वो अपना कोई एक्टिविटी करती हैं। जैसे मान लीजिए गांव की हैं, अब वो अचार बनाने का काम, फल का जैम बनाने का काम, मुरब्बा बनाने का, यानी बहुत सारी घरेलू चीज़ें होती हैं जो वो काम, या
कुछ सिलाई वगैरह करने का, कुछ कपड़े उस तरह का बना के बेच, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। तो वो मिलजुल के इस तरह का कोई काम अपना चला सकती हैं, जिसके लिए पैसे वो अपना थोड़ा थोड़ा जो बचा के रखती हैं उससे भी मिला के यूज़ करती हैं, या फिर बैंकों से उनको लोन भी मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे आज के डेट में बहुत सारी चीज़ें, देखिए आपको बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें, आपको होममेड चीज़ें बिक रही हैं। कौन बना रहा होगा उनको? नेचुरल है, कहीं ना कहीं लोग बना रहे हैं। अब अचार, पापड़, मुरब्बा, दाल, बहुत सारी चीज़ें जो हम घर में खाने पीने में चीज़ें यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें रेडीमेड मिल रही, कोई बना रहा होगा। तो यही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो बनाते हैं इस तरह के, और उनको वो बाज़ार में बेचते हैं। तो इसमें है कि महिलाओं को काम रोज़गार मिल जाता है, और अपनी ही छोटी मोटी बचत से वो लगभग काम कर लेती हैं, थोड़ा बहुत बैंक से लोन लेके। और उससे क्या है कि अपना उनको जब इनकम हो जाता है तो परिवार का डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ गांव का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आज के डेट में गांवों का विकास करने का बहुत ज़्यादा चल रहा है सरकार का फोकस। दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फिगर 4। देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया गया है दिखाने के लिए कैसे गांव की महिलाएं एक साथ बैठी हुई हैं, कहीं मिल के अपना कुछ काम करने का प्लानिंग कर रही हैं। फिगर 4.1 है, देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिखा रहा है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसका इतिहास क्या है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन द लास्ट सेंचुरी ऑफ 1980, some of the self-help organizations started organizing the people of rural sector for conduction of income related activities। 1980 के दशक से कुछ ऐसे संगठन थे जिन्होंने गांव के लोगों को, गांव की महिलाओं को, उनको इस तरह से आपस में रोजगार के लिए जोड़ना शुरू किया था, जिसमें देखिए एक है आपका सेवा, जिसका नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित है, सेवा। ये यूपी में बनाई गई संस्था थी, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन। सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन। तो सेवा जो है एक बहुत बड़ा इस तरह का संगठन था, जो महिलाएं, जो अपना काम खुद करने वाली महिलाओं का संगठन था। तो इस तरह के कुछ संगठनों ने गाँव की महिलाओं को, उनको ग्रुप बना के काम रोजगार करना सिखाना और रोजगार चलाना शुरू किया। बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव एंड स्पेशल इंटरेस्ट टेकन बाय नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसमें नाबार्ड ने एक विशेष रुचि दिखाई थी, क्योंकि बना ही था नाबार्ड जो है गांव के एग्रीकल्चर और गांव के डेवलपमेंट के लिए। तो उसने इसमें रुचि दिखाई। इन द अर्ली सेंचुरी, इन द अर्ली डेकेड है ये, डेकेड ऑफ 1990, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। तो 1990 के शुरुआती सालों में, यानी 1990, 92, 93, उसमें ये पूरे देश में फैल गए सेल्फ हेल्प ग्रुप। नाउ ऑल गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट बैंक्स and social and economic organizations have started encouraging its development by accepting its importance। आज देखिए हमारे बिहार में चल रहा है जीविका। जीविका बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, चल रहा है कुछ सालों से, और इसमें महिलाओं को जोड़ा जाता है, रोजगार दिए। जीविका दीदी कहते हैं, जो इनकी मेंबर्स होते हैं, जीविका दीदी। तो देखिए न्यूज़पेपर में अक्सर न्यूज़ आते रहता है कि जीविका दीदी ये, अब जैसे कि है कि बहुत सारा जगह जैसे सरकार का ऑफिस होता है तो उनको खाना भी देने का इन्हीं को जिम्मा दिया जा रहा है कि ये टिफ़िन बना के यही सप्लाई करेंगी जीविका दीदी जो है। तो गांव की महिलाओं को रोज़गार देने के लिए सरकार बहुत सारे काम, जिसमें जीविका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक डिपार्टमेंट ही है सरकार का जीविका, मिशन जीविका।
तो उसके तहत काम हो रहा है, बहुत सारा चीज़ उनसे काम लिया जा रहा है, रोज़गार उनको दिया जा रहा है, उनको जीविका दीदी कहते हैं। तो उनके बारे में अक्सर न्यूज़ में आते रहता है, न्यूज़पेपर्स वगैरह में। हाँ, तो देखिए ये है यहाँ कि नाउ ऑल गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट बैंक्स एंड सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्टार्टेड एनकरेजिंग इट्स डेवलपमेंट बाय एक्सेप्टिंग इट्स इम्पोर्टेंस। तो सभी जितने भी चाहे सरकारी हैं या प्राइवेट बैंक हैं या और तरह के संगठन हैं, वो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का महत्व समझ रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ द न्यू रे ऑफ होप फॉर गिविंग बिलीफ टू द फैमिलीज, रिलीफ होगा यहाँ, बिलीफ नहीं सॉरी, रिलीफ टू द फैमिलीज फ्रॉम पॉवर्टी who are suffering from the bites of poverty from generation to। तो ये जो है एक नई किरण है आशा की, सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे राज्य के गरीबों के और ऐसे परिवारों के विकास के लिए जो बहुत समय से पिछड़े हैं और गरीबी के मार को सह रहे हैं बहुत सालों से। अब देखिए कि ये कैसे इसको समझने काम करता है। इंट्रोडक्शन, वन सेल्फ हेल्प ग्रुप इंक्लूड्स, इसको देखिए बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, क्योंकि ये आपको मेंस में बहुत, मेंस और इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा काम आने जा रहा है। मेंस में ये आपको आंसर राइटिंग में, एस्से राइटिंग में इस पर बहुत कुछ लिखना होगा, और इंटरव्यू में तो पूछा जाएगा, वहाँ इसको अगर आप बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए इसको दम तैयार कर लेना है, ये सब मेंस का टॉपिक, इंटरव्यू का समझना है, क्योंकि यही सरकार आज कर रही है, उसको क्या है आगे क्या किया जा सकता है उसको समझना जरूरी है। वन सेल्फ हेल्प ग्रुप इंक्लूड्स 15 to 20 members of the neighborhood who meet together daily and save। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है वो एक ही जगह आसपास के रहने वाले लोगों का 15 से 20 मेंबर होते हैं, जो लोग होते हैं जो कि रोज़ मिलते हैं आपस में और अपना अपना बचत जो डेली का होता है उसको जमा करते हैं आपस में। पर कैपिटा सेविंग वेरीज फ्रॉम ₹25 to 100 और मोर। तो यानी एक आदमी की जो बचत होती है वो 25 रुपये से लेके 100 रुपये या उससे ज़्यादा हो सकती है, जितना वो कमाते हैं। दिस डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ सेविंग ऑफ द फैमिली, और ये डिपेंड करता है कि जो भी परिवार है वो कितना अपना पैसा बचा पा रहा है। दिस ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट फॉर लोन बट दिस इज लेस देन चार्ज्ड बाय बिजनेसमैन। अब ये ग्रुप क्या करता है कि सब लोग बचत करके अपना पैसा जमा करते हैं, उससे एक फंड बन गया, उससे वो जिनको भी ज़रूरत है उनको लोन देने का काम करते हैं और उसके लिए वो इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन ये इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है बैंकों की तुलना में। या खास करके बैंक तो छोड़, भूल जाइए, गांव में जो ये मनी लेंडर्स और ये सब लेते हैं उससे काफ़ी कम रेट पर ये लोन देता है। आफ्टर सेविंग, देखिए हाँ, दिस ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट फॉर लोन बट दिस इज लेस देन चार्ज्ड बाय बिजनेस। आफ्टर सेविंग फॉर अ ईयर और 2 कंटिन्यूअसली द ग्रुप बिकम्स रेडी फॉर लोन। तो 1 या 2 साल पैसा बचाने के बाद इनके पास इतना पैसा जमा हो जाता है कि ये उससे लोन देने का काम शुरू कर सकें। लोन इज एडवांस्ड इन द नेम ऑफ ग्रुप फॉर द क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इट्स मेंबर्स। तो ये जो लोन है ये पूरे ग्रुप के नाम पर ये दिया जाता है ताकि उससे लोग अपना अपना काम कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, members are provided short-term loans for release of land from mortgage, for need of working capital, for purchase of seed, fertilizer, bamboo, clothes, construction of houses and buying of sewing machine, handloom, animals etc। तो जैसे मान लीजिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो काम कर रहा है, जो जिसने पैसा जमा किया है, तो वो क्या करता है
वो अपने मेंबर्स को ही शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए उनको गिरवी पर ज़मीन चला गया है, गिरवी से छुड़ाना है, उसके लिए पैसा लेना है। या फिर वर्किंग कैपिटल, काम करने के लिए पैसों की ज़रूरत है, जैसे फॉर परचेज ऑफ, अगर खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, बांस, कपड़े, ये सब खरीदने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत है, तो वो अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप से पैसा उधार ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, किसी को अपना मकान बनाना है। एंड बाइंग एंड ऑफ सुइंग मशीन, सिलाई मशीन वगैरह खरीदना है। हैंडलूम, हैंडलूम खरीदना है। हैंडलूम कपड़ा नहीं, यहाँ मशीन की बात हो रही है, हाथ से चलाया जाने वाला जो हथकरघा होता है, बुनाई का जो होता है। एनिमल्स या जानवर वगैरह खरीदने हैं, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत है, तो उसके लिए वो अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप से पैसा ले सकते हैं। All the important decisions regarding saving and loan activities are generally taken by members of the group। और जो भी बड़े फैसले होते हैं, महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, वो सभी मेंबर्स मिल के बैठक करके लेते हैं। जैसे आपने एक बैठक की फोटो देखी थी। इट मेक्स डिसीजन रिगार्डिंग लोन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, इट्स अमाउंट, इंटरेस्ट रेट एंड द टाइम ऑफ रिपेमेंट एट्सेट्रा। तो सभी लोग मिल बैठ के ही तय करते हैं कि लोन किस किस काम के लिए दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, उस पर ब्याज दर कितना लिया जाएगा, कितने समय में उसको चुकाना होगा, और ठीक है, इस तरह के जो भी एटसेट्रा। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्रुप इज द रिपेमेंट ऑफ लोन। इसलिए वो लोन जो चुकाया, जो भी ले रहा है, वो चुका रहा है कि नहीं, ये पूरे उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के सभी मेंबर्स की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उन सबका पैसा लगा है, तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो लोन लिया है मेंबर, वो चुका दे उसको। इफ एनी मेंबर डज नॉट रिटर्न द लोन, द अदर मेंबर्स टेक इट सीरियसली। तो अगर कोई उसका मेंबर लोन नहीं चुका रहा है, तो बाकी लोग उसको मेंबर्स बड़े सीरियसली लेते हैं और उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। दिस इज द रीजन बैंक्स बिकम रेडी टू एडवांस लोन when they organize themselves in self-help groups, although they do not have basis of loan। तो यही कारण है, कहा जा रहा है कि जब एक आदमी बैंक से उधार मांगने जाता है तो उसको पैसा नहीं देना चाहती है बैंक, लेकिन ये सब जब आपस में ऑर्गेनाइज होकर सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह काम करते हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरह पैसा मांगने जाते हैं, तो उनको आसानी से पैसा बैंक दे देते हैं। Thus we see that self-help groups help the people in getting loan without any security। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है लोगों को बिना सिक्योरिटी के लोन दिलवाने में मदद करता है। They are in a position to get the loan at a reasonable rate of interest of their different needs from time to time। और उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो भी जो है उनको जब ज़रूरत हो कम ब्याज दर पर जो है उधार मिल जाता है। Above all, it helps in organizing the poor of rural sector of different districts, villages and localities। और इससे जो है दूसरे जो जगह के, दूसरे ज़िला के, दूसरे गांव, दूसरे शहर के जो रहने वाले जो किसान हैं या लोग हैं, उनको भी आपस में जोड़ा जा सकता है और उनका मदद किया जा सकता है। It not only helps women in becoming economically independent, but people get a general state due to the regular meetings of the people of the group। तो ये जो है महिलाओं की सिर्फ उनको विकास, उनको डेवलप करने में मदद नहीं करता है, बट लोग भी जो हैं जब आपस में मिलजुल के बैठक रेगुलरली करते हैं तो एक दूसरे से उनका जुड़ाव होता है। This is the common place where they can discuss between themselves about the social matters such as health, nutrition and
और यही जो है जहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप का ऑफिस होता है वहाँ वो बैठ के आपस में एक दूसरे के साथ समाज से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो ये था सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। इसमें एक स्टोरी दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। थक गए हम आजकल, थक जा रहे हैं जल्दी। और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। समरी इसका दिया हुआ है पॉइंट्स में, आगे उसको देख लेंगे और जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें बेसिकली हमारा जो था टॉपिक्स जो था बैंक किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या हमारे यहाँ संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, उसमें हमने समझा मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव्स किस तरह काम करते हैं, और उसके बाद जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में भी हमने पढ़ा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट सवाल आता है जिसको आप या लिख सकते हैं। डायरेक्ट सवाल नहीं पूछेगा, आपको खुद लिखना है। पूछेगा बिहार के डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ आपको लिखना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के उनका यूज़ करके कर सकते हैं। अब इसमें कुछ आप करंट वगैरह भी अपना अखबार से पढ़ेंगे, उससे भी अपना समझ आपकी बढ़ेगी, करंट वगैरह पढ़ेंगे। अब जो है इसके बाद आपका 2 चैप्टर और बचा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज और फिर ग्लोबलाइजेशन। ये सब मेंस का ही टॉपिक है। चलिए ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।